तो काशीराम अपने लोगों के बीच में जाते थे और उनसे कहते थे, क्या यार समस्या समस्या, जहां जाता हूं समस्या की बातें करते रहते हो। अरे मैं तुम्हें यहाँ दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पे बिठाना चाहता हूँ, और मैं आता हूँ तो तुम कहते हो कि राशन बनवा दो, तुम कहते हो कि ना वो भला चीज बनवा दो। क्या समस्या तुम्हारी दूरी नहीं होती है? अरे शासन सत्ता में जाओ, लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठो, सारी समस्या को समाधान है। तो चमार क्या कहता था काशीराम जी से, बाबूजी आप कैसी बातें करते हैं, अरे इस देश में हमें कोई खाट पर बिठाने को तैयार नहीं, आप कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर बैठा जाएगा, आप वहां बिठवा दोगे हमें। काशीराम का बाबू साहब करता था ये चमार, आप भी नहीं बिठाते थे इस चमार को अपनी खाट पे। चमार ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े सूबे में 4 बार गद्दी को घेरा है साथियों, 4 बार। यह संघर्ष, इसे कहते हैं एकता। सबको उल्लू बनाया, क्या आप में कुव्वत है उल्लू बनाने की? कोई गोरी को उल्लू बनाएगा? बिल्कुल। अरे आपका जाति प्रमाण पत्र का जो है मसला, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के तहत चलाओ, और साथ में 2-3 पॉइंट और ले लो। 500-600 किलोमीटर पड़ता है हाईकोर्ट, हमें चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य अलग चाहिए, हमें हाईकोर्ट अपना चाहिए, हमें फला अपना चाहिए। देखो तमाम जातियां आपके बीच में आएंगी, आप नेता होंगे, पहले सामाजिक संगठन, उसके बाद उसको राजनीतिक दल बना दो। चलिए आप, मेरा एक सुझाव है, मंच पर सब भाषण बोल लेते हैं, मैं भी भाषण भी छोटा सा बोल रहा हूँ कि करना आप सबको है। तो 1928 में एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आज जो लोग आरक्षण लेने के लिए आज लोग जागरूक हुए हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा प्रमाण पत्र बने, शायद कल तक वो शेड्यूल कास्ट में शामिल होना नहीं चाहते, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो सबसे पहला नाम है गांधी जी ने जो दिया था, वो नाम है हरिजन, और हरिजन लोगों को ही आरक्षण मिला था। और साइमन कमीशन जब आया था तो वो बाबा साहब ने तमाम पत्राचार किया था इंग्लैंड की सरकार को, वो समझाने में कामयाब हुए कि इस देश के अंदर हिंदुओं में ऐसी एक कौम है जो कुएं पे नहीं चढ़ सकती, अपर काट के ना घाट पे नहीं बैठ सकती, मंदिर में नहीं घुस सकती, बहते हुए दरिया के घाट का पानी नहीं पी सकती, ऐसी अछूत कौम है इसमें। बड़ा अपमान के साथ वो जिंदगी बिताते हैं, और मैं भी उसी अछूत कौम से हूं। आप इधर चुनाव की व्यवस्था करेंगे तो मेरे लोग तो एक भी चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे, तो मेरे लिए साहब अलग से व्यवस्था कर दें कि जहां मेरे लोग चुनाव लड़े तो वहां वोट भी मेरे ही लोग डालें, बनिया पंडित ठाकुर ना डालें। किसने कहा? बाबा साहब ने। किसके लिए? आपके लिए। किससे कहा? अंग्रेजों से। अंग्रेजों को लगा कि भी बात में दम है, ऐसे लोग भी है भारत में कि खाट पे नहीं बिठाए जाते, छूने से गंदे हो जाते हैं। बस ये है कि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पूरी समाज के लोग हैं, वो अधर्म लट के लोग हैं, वो इस भाषा को नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, ना नीचे के रहे ना ऊपर के रहे। क्योंकि पूरी समाज के साथ इतना छुआछूत भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि इनका पेशा कपड़ा बुनने का थोड़ा साफ सुथरा था, तो ये आगे अछूत थे। पंडित जी आते तो थे इनके घर पे, पंडित जी इनके घर पे आते तो थे नाम रखने, लेकिन सूखा बांध के ले जाते थे, इनके घर का मला मलाया खाते नहीं थे। बाबूजी गलत क्या आप धर्म लटक गए, आज जरूरत लगी तो आप पूरे अछूत बनने को तैयार हो गए कि हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। उस समस्या का भी समाधान राजनीति के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी जब फुल पावर में यूपी में और वहां आ गई, तो आपने देखा बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण इसलिए दिया था कि 2000 साल तक इस देश की धरती पर जिन लोगों को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सताया गया है, दुर्बल किया गया है, शोषण किया गया है, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत रियायत छूट की जरूरत है, उसे आरक्षण कहते हैं। लेकिन आरक्षण उनकी मजबूरी थी, आरक्षण नहीं चाहते थे बाबा साहब, आरक्षण नहीं चाहते थे। वो प्रत्यक्ष चुनाव की योजना लेके आए थे, जिसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, 1932 में अंग्रेजों ने दिया था।
उसका मतलब ये था कि अगर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होगा तो केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही उसको वोट डालेंगे। अछूत खड़ा होगा तो अछूत भी वोट डालेंगे। गांधी को ये अच्छा नहीं लगा कि ये लोग हमारे लोग वोट नहीं डालेंगे तो ये इनके लोग जीतने के बाद स्वतंत्र होंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, खुल के करेंगे और हमारे लोगों के लिए तो बोलेंगे भी नहीं। और बाकी सीटों पर जो चुनाव होगा वह सारे लोग वोट डालेंगे अछूत सचूत। गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गया पूना की जेल में, जरबदा में 6 दिन हो गए जब मरना सन अवस्था में आ गया। उसकी पत्नी झोली फैला के बाबा साहब के सामने आ गई और लोगों ने बाबा साहब को ये बताया कि बाबा साहब गांधी अगर मर गया तो सबर जाति के लोगों में बहुत भारी क्रोध व्याप्त है, वो हम अछूतों को काट देंगे, मार देंगे। बाबा साहब डर गए, मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ वही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या करूं। उनकी मजबूरी थी, पूना की जेल में गए, उससे बात की तो जो 71 सीटें कम्युनल अवार्ड के तहत जो 71 सीटें आपके लिए थी, गांधी बोला इनको डबल कर लो लेकिन वोट तब डालेंगे। तो 148 सीटें करी गई, इसको कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब ने कहा ये पूना पैक्ट वो काला कानून है, ये मेरी मजबूरी थी कि मजबूरी में आरक्षण लेना पड़ा है। आरक्षण से लड़ करके मेरे लोग जो आएंगे वो गुलाम आएंगे। तो साथियों जितने लोग आ रहे हैं वो सब गुलाम आ रहे हैं, अरे नहीं सब पैसे आए बस पैसे आए, वो अपनी पार्टी की गुलामी करते हैं, आपका काम नहीं करते हैं। तो बाबा साहब ने तो पहले ही लिख दिया था कि इस आरक्षण से जितने लोग जीत करके आएंगे तो सब गुलाम आएंगे। तो गुलामों की फहरिस्त है। ठीक है सर, समय काफी मैंने ले लिया है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना। मैं आपका धन्यवाद सभी को और बधाई देता हूँ। और लास्ट में अपनी बात को विराम दूं। भारत की धरती पे जन्मे इस विश्व में शांति का संदेश देने वाले कोरी कुल वंश के महान गौरव तथागत बुद्ध को चरणों में नमन करता हूँ। बहुत सारे साथी जानते नहीं होंगे कि बुद्ध की जो माता थी वो कोली राजा की बेटी थी, महामाया कोरी। और बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य वंश के थे। बुद्ध की जो पत्नी थी वो भी कोली राजा की बेटी थी, यशोधरा। ऐसे कुल वंश में आप लोगों ने जन्म लिया, लेकिन क्योंकि जय भीम नमो बुद्धाय चमार बोलने लगे इसलिए आपने तो अपना महानायक भी छोड़ दिया, आपने तो नमो बुद्धाय करना भी छोड़ दिया। अरे जो तस्वीरें लगी हैं संत कबीर साहिब की और महान योद्धा की, आदि से ज्यादा दुनिया आपके उस महानायक गौतम बुद्ध को लोहा मानती है। जापान जैसा छोटा सा देश उस बुद्ध के रास्ते पर चल के इंडिया से न जाने कितनी आगे है, पड़ोसी चीन भी आगे है। आप अपने महापुरुषों को भूल गए। बाबूजी ने कहा था कि जो कौमें इतिहास भूल जाती है वो गड्ढे में जाती हैं। आप गड्ढे में ही रहेंगे अगर अपने महापुरुषों को जीदारी के साथ अपने मंच पर सम्मान नहीं देंगे। और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका, उस अमेरिका ने भी ये माना कि हमारी यूनिवर्सिटी से 300 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा विद्वान कोई छात्र पढ़ के गया है तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है उन गोरे अमेरिकनों ने, और उस पर लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज। अमेरिका लोहा मानता है आपके उस अछूत का, लेकिन भारत में आप लोग उसको मानना नहीं चाहते। एक चमार अगर ये कह दे बाबा साहब चमार थे, जिसमें चाहे उसमें पानी पिला देना। वो माहर जाति से थे और कोरी जाति की उपजाति थी। जैसे कि मैं महाराजगंज में गया और जो लोग हों यहाँ पे शाहजहानपुर के मुकुंद राम कोरी बैठे खड़े हो जाए, गए होंगे महाराजगंज, मैं सीताराम कोरी के नाम मैंने खाना खाया। मैंने कहा बाबूजी मुझे बड़ी खुशी हुई, आप सरकारी नौकरी में 2-4 लोगों को बुला लें और बेटे का पर्चा भरवा दो, पार्टी की थोड़ी पहचान हो जाएगी। सीताराम कोरी बोले कि साहब पहचान तो हो जाएगी, मैं लिख तो रहा हूँ सीताराम कोरी, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट तो चमर का है। चमर कोरी आपका है, क्या रोटी बेटी के संबंध करोगे?
लोग लखनऊ साइड के उनसे रोटी बेटी का संबंध छोड़ दिया। अरे उनकी मजबूरियां रही हैं कुछ, या तो हमारे पुरखों से साइमन कमीशन को रिपोर्ट नहीं दे पाए, अपनी गलतियां हुई, या फिर उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि गलतियां नहीं थी, समय और परिस्थितियों के अनुकूल उनको ऐसा फैसला लेना पड़ा कि हमारी जाति को कई जगह वो अनुसूचित जाति में समावित नहीं कर पाए। लेकिन वो जानते हैं कोरी हैं और हम जानते हैं कोरी हैं, भुइयार जानते हैं कोरी है और जुलाहा भी जानते हैं कोरी है, तो सबका सार तो कोरी है। अब इसमें क्या भुइयार कोरी जिंदाबाद की बुनकर कोरी जिंदाबाद? अरे यही एक नहीं हो सकता कि कोरी कोरी जिंदाबाद, तो काहे का हो जाओगे आप? टुकड़े टुकड़े गैंग बना लो, टुकड़े टुकड़े आंदोलन करते रहो, जो करना है करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।